बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने जो कुछ भी कहा था PMLN के बारे में और पीपल्स पार्टी के बारे में, वो दुरुस्त साबित हो रहा है। ऐसे कि वो बार बार कहते थे कि ये नूरा कुश्ती करते हैं, साबित हुआ। वो बार बार कहते थे एक सिक्के के दो रुख हैं, दुरुस्त साबित हुआ। हालांकि नवाज शरीफ ने ये इल्ज़ाम लगाया था इमरान खान पे कि जरदारी और इमरान खान एक सिक्के के दो रुख हैं। इसी तरह आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी ये इल्ज़ाम लगाया था इमरान खान पे कि नवाज शरीफ और इमरान खान एक जैसे हैं और ये मिलकर करते हैं। लेकिन इमरान खान का कहा हमेशा सच साबित हुआ। अभी बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक शिकवा भी किया थोड़े दिन पहले मीडिया से बात करते हुए चलते चलते। उन्होंने कहा कि इमरान खान को तो कहा था लेकिन वो तो बात करने के लिए तैयार नहीं है। तो ये बात सच साबित हो गई कि इमरान खान ने कहा था कि ये दोनों इकट्ठे हैं, एक जैसे हैं, इन्होंने बंदर बांट की हुई है, ये बारी बारी पाकिस्तान पे हुक्मरानी करते हैं, इन्होंने सूबे भी आपस में बांटे हुए हैं। यानी खैबर पख्तूनख्वा जो है वो इनके कंट्रोल से निकल गया, लेकिन इन्होंने पंजाब को और सिंध को बांटा हुआ है। पंजाब PMLN के पास रहेगा, सिंध पीपल्स पार्टी के पास जाएगा और बारी बारी ये वफाक के अंदर अपनी हुकूमत बनाएंगे। यही तरीका वारदात है। अभी भी PMLN ने ऑफ़र किया पीपल्स पार्टी को कि 2 साल आप अपना वज़ीर-ए-आज़म बना लीजिएगा, 3 साल हम अपना वज़ीर-ए-आज़म बना लेते हैं। पहले वो जो आखिरी 2 साल में गालियाँ पड़नी थी ना हुकूमत को, सारी की सारी वो पीपल्स पार्टी के गले पड़ जानी थी, तो पीपल्स पार्टी ने उससे जान छुड़ा ली। फ़िलहाल तो पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा नहीं बन रही, लेकिन मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन है कि पीपल्स पार्टी सिर्फ हालात को देखना चाहती है। वो अभी तो वोट कर रहे हैं गैर मशरूत तौर पर शहबाज शरीफ को, लेकिन वो हुकूमत का हिस्सा बने बगैर रहेंगे नहीं। उन्हें सिर्फ इस बात की श्योरिटी चाहिए, इस बात की गारंटी चाहिए और इस बात का यकीन चाहिए कि ये हुकूमत अपना टाइम पूरा कर पाएगी। अभी उन्हें शक है कि ये हुकूमत चल नहीं पाएगी। उन्हें शक है कि अवामी एहतजाज और अवामी रद्द-ए-अमल इस हुकूमत को चलने नहीं देगा। उन्हें शक है कि दुनिया इस हुकूमत को तस्लीम नहीं करेगी और पाकिस्तान के ये इंतखाबात अपनी क्रेडिबिलिटी खो जाएंगे जितनी इनके अंदर धांधली हुई है। CNN पे एक रिपोर्ट छपी है बड़ी ज़बरदस्त, वो मैं आपको बताता हूँ, फिर मैंने बताना है। मरीम नवाज साहबा ने एक बात की है, लेकिन बिलावल का शिकवा है, याद रखिएगा, कि इमरान खान ने बात करने को तैयार नहीं है। आज इमरान खान जेल में है, उसके ऊपर मुकदमात बने हुए हैं, उसकी पार्टी क्राइसिस में है। उसने इलेक्शन में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन इसके बावजूद उसको हुकूमत नहीं बनाने दी जा रही। इमरान खान के लिए इससे बेहतर वक्त क्या होगा कि वो पीपल्स पार्टी के साथ हाथ मिला लेता। पीपल्स पार्टी के साथ हाथ मिलाता, उसकी जेल का मसला भी हल हो जाता, बाकी प्रॉब्लम भी हल हो जाते और वो किसी न किसी सूरत में इक़्तिदार में भी आ जाता। लेकिन इमरान खान ने इक़्तिदार को ठोकर मारी है और इमरान खान ने यह कहा है कि मैं इनके साथ डील नहीं करूँगा, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो चाहे वो PMLN हो। तो फिलहाल तो इमरान खान साहब अपने मौक़िफ़ के ऊपर खड़े हैं। अब आप ये CNN की रिपोर्ट है, बड़ी इंटरेस्टिंग है, इसके कुछ जुमले बड़े इंपॉर्टेंट हैं, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। CNN की रिपोर्ट पाकिस्तान के बारे में ये कहती है कि एक अलाइंस पाकिस्तान के अंदर हुकूमत बनाने जा रहा है और इमरान खान के अगेंस्ट ये हुकूमत बनने जा रही है। डायनेस्टिक पॉलिटिकल पार्टीज़ उन्होंने इनको खिताब दिया है कि ख़ानदानी सियासी जमातें हैं, ये इनमें मौरूसियत चलती है, CNN लिख रहा है। उसके बाद वो कहते हैं फॉर्मली उन्होंने अनाउंस कर दिया कि वो एक कोलिशन गवर्नमेंट बनाने जा रहे हैं, एक इत्तेहादी हुकूमत। और 2 हफ्ते हो गए हैं इलेक्शन के। इमरान खान साहब को पावर से बाहर रखने के लिए ये सारी कोशिश है। फिर वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान ने बड़ी ज़बरदस्त तरीके से जेल में होने के बावजूद ज़्यादातर सीटें जीती हैं मुल्क में होने वाले कंट्रोवर्शियल इलेक्शन के नतीजे में। यानी CNN क्या कह रहा है, इलेक्शन कंट्रोवर्शियल थे, इमरान खान जेल में था, इसके बावजूद वो सबसे बड़ी पार्टी के तौर पे सामने आया, लेकिन उसको बाहर रखने के लिए मुल्क के अंदर जो मरूसी सियासी जमातें हैं रवायती, उन्होंने एक इत्तेहाद बना के उसके खिलाफ हुकूमत बना ली है या बनाने का ऐलान कर दिया है। तो पीपल्स पार्टी और PMLN है, फिर उसके बारे में वो लिखते हैं कि इमरान खान का ये मानना है कि ये लोग मुल्क को दोबारा लूटेंगे जैसे कि ये पहले लूटते रहे हैं। बहरहाल ये CNN की रिपोर्ट है, बाकी मीडिया भी दुनिया भर में ऐसे ही रिपोर्ट कर रहा है। तो इमरान खान साहब ने इनके साथ किसी किस्म की कोई डील नहीं की। वोट पब्लिक ने इतने ज़्यादा डाल दिए हैं नादरीन कि अभी तक हिसाब किताब ही सीधा नहीं हो रहा, और जो बेचारे हिसाब किताब के काम पे लगे हुए हैं उनका हिसाब ही बहुत कमज़ोर है। यानी एक तरफ के वोट ज़्यादा करते हैं तो दूसरी तरफ के पूरे नहीं होते, दूसरी तरफ के पूरे करते हैं तो इधर वाले कम हो जाते हैं। जो फॉर्म 47 जारी किया हुआ है उसको फॉर्म 45 के साथ मैच कैसे करना है यही समझ नहीं आ रही। किसी जगह के ऊपर मैच करने की कोशिश करते हैं तो पता चलता है इस पोलिंग स्टेशन के ऊपर टोटल उतने वोट ही नहीं थे जितने कास्ट हो गए हैं। यानी अजीबो गरीब किस्म की गलतियां, क्योंकि देखें एक झूठ के लिए आपको बेशुमार झूठ बोलने पड़ते हैं। एक फॉर्म 47 आपने दे दिया,
कि जनाब इतने वोट पड़ गए एक को, इतने दूसरे को, इतने तीसरे को। नीचे फॉर्म 45 की पूरी सपोर्ट है नहीं। अब आपको नए फॉर्म 45 बनाने पड़ेंगे। उनके अंदर हर एक पोलिंग बूथ का अलग अलग फॉर्म 45 होता है। उन सारों को मैनेज करना इस तरीके से कि फॉर्म 45 की तरह का रिजल्ट आ जाए, ये सबसे मुश्किल काम होता है। चीज़ों को जमा करते 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 एक नतीजा ले लेना तो बड़ा आसान होता है, लेकिन चीज़ों को माइनस करते करते और डिवाइड करते करते एक बहुत बड़ी चीज़ नीचे क्रिएट करना वो बहुत मुश्किल होता है। तो नीचे क्रिएट नहीं हो पा रहा। फ़र्क इस तरह के निकल रहे हैं कि किसी जगह पे कौमी असम्बली की नशस्तों में वोट ज़्यादा हो जाते हैं, सूबाई असम्बली के कम हो जाते हैं। किसी जगह सूबाई असम्बली के ज़्यादा हो जाते हैं, कौमी असम्बली के कम हो जाते हैं। किसी जगह पे किसी पोलिंग स्टेशन में इतने वोट पड़ जाते हैं कि उतने वहाँ पे टोटल नहीं होते। किसी जगह पे जो है वो किसी जगह पे इतने कम हो जाते हैं कि जो पहले पड़े थे उनसे भी बाहर चला जाता है। तो एक अजीबोगरीब सूरत हाल बनी हुई है। अभी तक किसी से हिसाब किताब कंट्रोल नहीं हो रहा। बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। बहरहाल एक बंगश साहब हैं और उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है। मैं आपको ये स्टेटमेंट भी बता देता हूँ। ये कामरान बंगश साहब हैं, इनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। वो ये कह रहे हैं कि अब ये लोग फॉर्म 45 को ही तब्दील कर रहे हैं। यानी फॉर्म 47 के ऊपर फैसला तो दे दिया, पहले हार जीत का फैसला कर दिया कि ये जीत गया वो हार गया, ये पहले इन्होंने कर दिया। लेकिन अब कर ये रहे हैं कि फॉर्म 45 जो हैं, जो मैं आपकी अभी बता रहा था आपको मैं बात, उसके मुताबिक तब्दील कर रहे हैं कि इस तरह के फॉर्म 45 बनाए जाएं कि फॉर्म 47 उनके मुताबिक हो जाए। अब ये कोशिश की जा रही है। अब इसमें बंगश साहब जो सबूत पेश कर रहे हैं वो क्या कह रहे हैं, दावा है उनका। वो ये कह रहे हैं मैंने इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में देखा कि बोरियां बंद पड़ी हुई हैं और फॉर्म 45 वहाँ फेंके हुए हैं। मैंने DRO से पूछा कि ये क्या है, तो उसने कहा कि ये ज़ाया हैं। ये न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने एक इल्ज़ाम लगाया है कामरान बंगश साहब ने। वो कह रहे हैं जी फॉर्म 45 अब ये लोग तब्दील कर रहे हैं और उनको तब्दील करने के बाद एक लीगल जवाज़ बनाएंगे कि जनाब असली फॉर्म 45 ये हैं, जो इनके पास हैं वो असली नहीं है, लिहाजा ये नतीजा जो हमने बनाया ये ठीक है। ये काम एक दिन में भी हो सकता था, लेकिन क्योंकि काम बड़ा लंबा है तो 2 हफ्ते होने को हैं और काम अभी तक मुकम्मल नहीं हो सका। मरियम नवाज साहिबा ने एक स्टेटमेंट दिया है। उस स्टेटमेंट में मैं चाहूँगा ज़रूर बात करें, मेरा बड़ा फेवरेट टॉपिक है। उन्होंने कहा कि करप्शन मेरी रेड लाइन है। ये मरियम नवाज ने कहा है, ये आप याद रखिएगा, करप्शन मेरी रेड लाइन है, ये मरियम नवाज ने कहा है। तो मैं ये रेड लाइन याद दिलाता रहूँगा जब तक मरियम नवाज इस सीट के ऊपर विराजमान रहेंगी। क्योंकि देखिए पहली खातून वज़ीर आला आ रही हैं पंजाब में, वेलकम, लेकिन चोरी के वोटों से आ रही हैं। ये वोट इनको पड़े नहीं हैं। इनके आदाद शुमार मैं आपके साथ शेयर कर लूँगा, लेकिन मरियम नवाज से कुछ चीज़ें जो हैं वो मैं डिस्कस कर दूँ। उन्होंने कहा करप्शन मेरी रेड लाइन है। अब जिसकी रेड लाइन करप्शन होना, तो कम से कम उसको ये पता होना चाहिए कि उसके वालिद ने एवनफील्ड अपार्टमेंट्स कैसे बनाए। उसको ये पता होना चाहिए कि पानामा का जवाब क्या है। उसको ये ज़रूर मालूम होना चाहिए कि उसके चचा और उसके चचा के ख़ानदान के अकाउंटों के अंदर करोड़ों अरबों रुपए कैसे आए। उसे कम से कम ये पता होना चाहिए कि चपड़ासियों के और ड्राइवरों के अकाउंटों के अंदर अरबों रुपए कैसे आए। जिसकी करप्शन रेड लाइन होना, उसे पता होना चाहिए कि कैलबरी फाउंट जो है उसके आने से पहले उसके अंदर एक पेपर छाप देना, वो भी एक करप्शन है। उसे पता होना चाहिए कि इंग्लैंड तो क्या पाकिस्तान में कहाँ कहाँ उनकी कौन कौन सी प्रॉपर्टी है। जिसकी करप्शन रेड लाइन होना, उसे पता होना चाहिए कि हुदैबिया में क्या हुआ था, अल तौफीक में क्या हुआ था, अल अजीज़िया में क्या हुआ था और पनामा में क्या हुआ था। यानी इस ख़ानदान की जो करप्शन की कहानियाँ ना, वो पाकिस्तान के अंदर नहीं पूरी दुनिया के अंदर छपी हैं और दुनिया में कहीं भी ये किसी को भी झूठा साबित नहीं कर सके आज तक। लिहाजा करप्शन को अपनी रेड लाइन कहने से पहले अपनी ख़ानदान की तारीख़ को देखना चाहिए था कि कहाँ कहाँ पे इनके ऊपर करप्शन के कौन कौन से एलिगेशंस हैं जो सिर्फ टेक्निकल बुनियादों के ऊपर रिजॉल्व हुए हैं। यानी कोई एक भी ऐसा केस नहीं है जिसमें शरीफ ख़ानदान के बारे में ये कहा गया हो कि ये बेगुनाह है, इनके ऊपर करप्शन का ये इल्ज़ाम बिल्कुल झूठा था, इस इल्ज़ाम से इनको बाइज़्ज़त बरी किया जाता है और ये वो सबूत है शरीफ ख़ानदान के जिनकी बुनियाद के ऊपर इनके ऊपर अब ये एलिगेशन एग्जिस्ट नहीं करता। हर जगह पे ये टेक्निकल ग्राउंड्स पे बाहर निकले हैं। जैसे जरदारी साहब अपने केसेस पे टेक्निकल ग्राउंड्स लेकर बाहर निकले, ऐसे ही शरीफ ख़ानदान अपने केसेस पे टेक्निकल ग्राउंड्स लेकर बाहर निकला। किसी जगह पे भी वो कोई सबूत पेश नहीं कर सके, कोई मनी ट्रेल नहीं दे सके, कोई रसीदें नहीं दे सके। तो ये जनाब इनकी पूरी कहानी है जिनकी करप्शन रेड लाइन है। इस पे बात करते रहेंगे, लेकिन एक बात की तो मैं उम्मीद करता हूँ
میں امید کرتا ہوں کہ مریم نواز پنجاب میں کوئی ایک ایسا اسپتال بنا لیں گی جہاں ان کے والد کا علاج ہو پائے گا۔ ناظرین، ایک اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حوالے سے خبر ہے، اور وہ ابھی جنگل میں آگ کی طرح یہ خبر پھیلتی چلی جا رہی ہے، کیونکہ ایک متنازع فیصلہ ہے جس کے بعد یہ صورتحال پیدا ہوئی۔ یہ فیصلہ تو 6 فروری کو آیا تھا، اور جو ہمارے رپورٹ کرتے ہیں لوگ عدالتوں سے، ان کو اس کے بارے میں آئیڈیا تھا اور وہ اسے جانتے تھے، لیکن پھر مکمل تفصیلی فیصلہ آنے کا انتظار کیا جا رہا تھا۔ اب جب فیصلہ آیا تو ایک بھونچال آ گیا۔ اب یہ فیصلہ ہے کیا؟ اس کا اردو ترجمہ بھی موجود ہے، آپ لوگ اس کو جا کر پڑھ بھی سکتے ہیں۔ یہ ایک ریلیجیس معاملہ ہے، مذہبی معاملہ ہے۔ اس پہ جو رد عمل آیا مختلف سیاسی رہنماؤں کا، جو مذہبی سیاسی جماعتوں کے ہیں، وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ جو سب سے تفصیلی رد عمل ہے وہ فرید احمد پراچا صاحب کا ہے، مذہبی اسکالر بھی ہیں اور جماعت اسلامی سے ان کا تعلق ہے۔ ویسے تو درجنوں کی تعداد میں بڑے عالم دین ہیں جنہوں نے اس کے اوپر ابھی تک اپنا موقف دے دیا ہے۔ پراچا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ 6 فروری کو جو فیصلہ آیا، 3 رکنی بینچ نے انتہائی متنازع فیصلہ دیا ہے۔ فیصلہ آئین اور قانون سے متصادم ہے، اور یہ ایکچولی جو معاملہ تھا وہ تحریف شدہ قرآن پاک شائع کرنے سے متعلق تھا، کہ ایک اقلیت جو ہے وہ قادیانی، وہ اس کو شائع کر رہے ہیں۔ پھر اس کے اوپر ایک GIT بنی، پھر پنجاب قرآن بورڈ کے لیٹر پر ایک FIR درج ہوئی کہ پنجاب قرآن بورڈ نے لکھ کر دیا تحقیق کرنے کے بعد، ٹھیک ہے جی FIR کی جائے، تو FIR درج ہوئی۔ یہ بات واضح ہو چکی تھی کہ پاکستان کے قوانین کی مخالفت ہوئی ہے، اور پھر ملزم نے ضمانت کے لیے درخواست دی، اور اس پہ جو ہے وہ پھر چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس جب یہ کیس گیا تو نہ انہوں نے وکلا کو بولنے کی اجازت دی اور نہ ہی انہوں نے دلائل سنے، جیسے وہ پہلے سے فیصلہ کر کے بیٹھے ہوئے تھے جو فیصلہ انہوں نے دیا ہے۔ یہ فرید احمد پراچا صاحب کہہ رہے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ فیصلے کے کئی پہلو بہت ہی قابل اعتراض ہیں۔ پھر فرید احمد پراچا صاحب کہتے ہیں کہ آئین پاکستان کے آرٹیکل 20 کا حوالہ دیا کہ ہر ایک کو مذہبی آزادی حاصل ہے، مگر اس آرٹیکل کا آغاز ہی اس بات سے ہوتا ہے کہ قانون کے مطابق، یعنی بے لگام مذہبی آزادی حاصل نہیں ہے۔ پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک متنازع کتاب ہے تفسیر صغیر، جسے بین کیا جا چکا ہے، اس کی اشاعت کا یا اس کو پھیلانے کا ایک راستہ کھول دیا ہے۔ اور پھر ان کا یہ ماننا ہے فرید احمد پراچا صاحب کا کہ ختم نبوت کے متفقہ عقیدہ کے برعکس ہے، یہ انہوں نے اس کو قرار دیا۔ پھر انہوں نے کہا چیف جسٹس آف پاکستان آئین کی تشریح اور حفاظت میں ناکام رہے ہیں، انہیں استعفیٰ دینا چاہیے، ہم رنجیدہ ہیں۔ چیف جسٹس نے ایک ایسا راستہ کھولا ہے کہ 100 سالہ جد و جہد کو نقصان پہنچایا ہے۔ یہ تو فرید احمد پراچا صاحب کا جی اس کے اوپر سٹیٹمنٹ ہے۔ فضل الرحمان صاحب نے بھی اس کے اوپر سٹیٹمنٹ دیا ہے، عبدالغفور حیدری صاحب نے بھی اس کے اوپر سٹیٹمنٹ دیا ہے۔ اچھا، فضل الرحمان صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ مولانا فضل الرحمان صاحب کا میں ایز اٹ از آپ کو سٹیٹمنٹ پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا قادیانیوں کو اپنے مذہب کی تبلیغ کے لیے اجازت دینا شریعت، آئین اور قانون کے خلاف ہے، اس فیصلے کو مسترد کرتے ہیں۔ فیصلے میں پیش کیے گئے قرآن کے حوالے غلط اور بددیانتی پر مبنی ہیں۔ ائمہ اور خطبہ جمعے کے خطبوں میں اس فیصلے کے خلاف آواز بلند کریں۔ فیصلے کے خلاف نظر ثانی کی اپیل میں جمعیت فریق بنے گی۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کا سٹیٹمنٹ جی۔ اس کے بعد عبدالغفور حیدری صاحب، یہ بھی JUI سے ان کا تعلق ہے، یہ فرما رہے ہیں جی کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی رائے کو اہم کانہ اور جاہلانہ قرار دیتے ہوئے ان سے استعفے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا ایک فیصلہ آیا ہے ایک کیس میں، اور جو اس سے پہلے میرے ساتھ کچھ دوست بات کر رہے تھے جو کورٹ رپورٹرز ہیں جو اس کو رپورٹ کرتے ہیں، انہوں نے کہا 2-3 چیزیں ہمیں تھوڑی سی اس میں حیران کر رہی تھی۔ ایک تو جو اس کیس کے مدعی تھے انہوں نے بات کرنا چاہیے، ان کے وکیل نے بات کرنا چاہیے، تو ان کو موقع نہیں ملا بقول ان کے۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ معاملہ کوئی اور تھا اور ڈیٹیل کے اندر بہت زیادہ چیزیں آ گئیں، یعنی اتنی زیادہ چیزیں ڈیٹیل کے اندر نہ بھی آتی تو وہ معاملہ جو ہے وہ کسی اور چیز کا تھا، ایک ضمانت کا معاملہ تھا۔ بہرحال یہ چیزیں بھی آگے چلیں گی، دیکھتے ہیں ریویو اس کا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے، کیونکہ فضل الرحمان صاحب کی جماعت نے کہا ہے کہ جب اس کو ریویو کے اندر جائیں گے تو ہم اس کے اندر پارٹی بنیں گے۔ مذہبی معاملہ ہے، حساس نوعیت کا معاملہ ہے۔ اس سے پہلے بھی قاضی فائز عیسیٰ صاحب جب فیض آباد دھرنا ہوا تھا ختم نبوت کے معاملے پہ، خادم حسین رضوی صاحب نے جب دھرنا دیا تھا تو تب انہوں نے بڑا زبردست ٹانس زوردار طریقے کا لیا تھا قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے۔ اب یہ اس معاملے کے اندر دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، آنے والے دنوں میں آپ کو رپورٹ کر دیں گے جتنا مناسب ہوگا، کیونکہ یہ مذہبی معاملہ ہے اور یہاں پہ لوگوں کے جذبات جو ہیں ان کی بڑی قدر ہے اور ان کے جذبات کی بڑی اہمیت ہے۔ اب تک اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔